अस्सलाम दोस्तों, आज हम करने वाला एक चैप्टर न्यू है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, साथ में इसकी टाइप्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है केमिकल काइनेटिक्स की? Chemical kinetics is a branch of chemistry that deals with the study of rate of reaction। पहली बात क्या है याद रखने वाली कि स्टडी किस चीज़ की है? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात ये याद रखने वाली कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, वो कंसंट्रेशन होगी, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दूसरी ये क्या नेक्स्ट क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तीसरा पॉइंट। ठीक है, स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में किन की तीन चीज़ों की स्टडी आती है? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन तीनों चीज़ों की स्टडी क्या कहलाती है? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब ऑल द केमिकल रिएक्शंस डू नॉट प्रोसीड एट सेम टाइम। सेम रेट उनका सब रिएक्शंस का नहीं होता, क्योंकि कुछ रिएक्शंस स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, चले इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या फास्ट रिएक्शन होता है। कैसे कि जब एसिड ने रिएक्ट करना है बेस के साथ तो क्या होगा? साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर बनेगा तो ये क्या फास्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है यानी कि आयरन को जंग लगना, ये क्या है? स्लो प्रोसेस है। सर्दियों में जो मॉइस्चर जब आयरन को लगता है तो जिसकी वजह से रस्टिंग होती है, स्लो प्रोसेस होता है ना, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, अब इन्वर्जन ऑफ शुगर केन इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl, यानी कि शुगर केन ने इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या है? चेंज होना है, कन्वर्ट होना है। नेक्स्ट तो एग्जांपल देखते हैं कौन सी शुगर केन की, के सुक्रोज देखते हैं कि सुक्रोज है, सुक्रोज ने इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करेगा? ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हुआ, ये क्या इंटरमीडिएट रिएक्शन है, ना तो ज़्यादा स्लो है ना ही फास्ट है। ठीक है, नॉर्मल इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है ये। नेक्स्ट अब चलते हैं हम इसकी टाइप्स पे कि टाइप्स कौन सी हैं केमिकल काइनेटिक्स की। इसकी टाइप्स दो हैं, होमोजीनियस काइनेटिक्स एंड हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स। ठीक है, होमोजीनियस काइनेटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिकल काइनेटिक्स विच डील्स विद द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शंस इन सिंगल फेज, यानी कि काइनेटिक्स के ऐसे रिएक्शंस जो कि सिंगल फेज में होते हैं। एक ही फेज में तीन तरह के फेज होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज। ठीक है, तो एक ही फेज में जो रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे? होमोजीनियस काइनेटिक्स कहलाएंगे। ठीक है, और हेट्रोजीनियस काइनेटिक्स ये क्या? द ब्रांच ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स विच डील्स विद द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शंस इन टू और मोर फेजेस। ठीक है, जिसमें क्या काइनेटिक्स के रिएक्शंस होंगे टू और मोर फेजेस में। ठीक है, दो से ज़्यादा फेज, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों तरह के ये हो सकते हैं। ठीक है, टू और मोर फेजेस में, वो कौन से? हेट्रोजीनियस। अब इस चैप्टर में कंप्लीट में हम क्या पढ़ेंगे? होमोजीनियस काइनेटिक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से। तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन है कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन क्या? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आ रहा है, कि रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट में चेंज हो गया टाइम के लिहाज से। ठीक है, वो हमने क्या रेट ऑफ रिएक्शन में देखने होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है कि रेट किसके इक्वल हो गया? चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू क्या? डेल्टा टी क्या हो गया? टाइम। ठीक है, इसको क्या चेंज इन कंसिडरेशन को क्या हम कर सकते हैं? डी सी भी लिख सकते हैं स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, ओवर डी टी आ गया। ठीक है, अब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब क्या है? डीएम क्यूब है ना, किसके इक्वल होता है? पर लीटर के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो मोल पर डीएम क्यूब और टाइम का ये यूनिट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन कौन सा है? कि
ए है, ए और बी क्या दो रिएक्टेंट्स हैं, वो क्या चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, सी और डी दोनों प्रोडक्ट्स हैं, उनमें चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब एट टाइम टी, यानी कि टाइम जब ज़ीरो होगा तो क्या सारे रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे ना, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है ज़ीरो होगी। अब जब टाइम गुजरेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या टी जब टी टाइम टी पे जाएगा तो क्या ए माइनस एक्स यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन क्या है डिक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन क्या है इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जब रिएक्टेंट्स का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के लिए क्या नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव क्या चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाला, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कम हो रही है, रिएक्टेंट क्या कम हो रहे हैं, तो क्या नेगेटिव साइन इसके साथ हम लगा देंगे, ठीक है, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स के लिए लिखना है, प्रोडक्ट्स के लिए क्या पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन का लिखें तो कैसे होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके नेगेटिव, देखें रिएक्टेंट क्या ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स है ना, तो क्या नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट के साथ भी, डी ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या डी टी, ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम, ये क्या माइनस का साइन फिर रिएक्टेंट के साथ डी बी ओवर डी टी आ गया, फिर ये क्या प्रोडक्ट्स आ गए सी ओ डी हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या इसके साथ प्रोडक्ट्स के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक हो गया, रिएक्टेंट्स के साथ क्या नेगेटिव साइन हमने लगाया था, डी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो क्या ग्राफ हमने प्लॉट करवाना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, ठीक है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स की, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगी, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। अब जब इन्होंने चेंज होना होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, तो क्या एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, ठीक है, उस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सी डी के इक्वल हो गई है, ठीक हो गया। अब ये इसके बाद जब चेंज होता है, ये क्या स्टीपनेस ऑफ कर्व है, ठीक है, ये चीज़ क्या है स्टीपनेस ऑफ कर्व है इतनी, ठीक है, यहाँ से भी नेक्स्ट क्या स्टीपनेस ऑफ कर्व है, ये क्या बताती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होने वाला है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक हो गया, यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट इक्वल होने वाला है। और जब ये पॉइंट एक अचीव हो जाता है इक्विलिब्रियम का, के बी और सी जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान क्या है कांस्टेंट ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ बना हुआ है, इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि ए और बी जब रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट्स में, ठीक है, प्रोडक्ट में जब चेंज होना होता है क्या सी प्लस डी, तो क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अब सी और डी यानी कि प्रोडक्ट्स जब वापस चेंज होती है ना रिएक्टेंट्स में, तो क्या होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आता है, या बैकवर्ड रिएक्शन भी उससे बोल देते हैं, ठीक हो गया। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर हमें इससे आ जाए कि कोई भी न्यूमेरिकल के सॉल्व करें आप, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने बताना है, कंजप्शन ऑफ कितने रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ हुए हैं, अब प्रोडक्ट्स कितनी बनी है, वो सारी क्या हम न्यूमेरिकल के जरिए सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर क्या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए कितनी है हमारे पास 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वो रिएक्शन कौन सा था 2A + 3B, किसमें 3D 3C और D हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें डिटर्मिन क्या करना है रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी के कितने बी हैं वो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और डी के सी और डी यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास कितनी बनी है, ठीक हो गया। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसका इक्वेशन का, रेट ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी अभी भी पढ़ा है हमने कि इक्वेशन से हम लिखते हैं, इक्वेशन क्या है हमारे पास 2A + 3B और C और ये D है, ठीक हो गया। कैसे लिखेंगे पहले रिएक्टेंट्स की कंसिडरेशन है, रिएक्टेंट के साथ मैंने आपको बताया था कि क्या होता है रिएक्टेंट्स के साथ क्या नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन कंसंट्रेशन क्या है A की ओवर
विद द पैसेज ऑफ टाइम dt। ठीक हो गया, ये लिख लिया। लेकिन साथ में क्या 2a है, यानी कि 2 मोल्स भी लिखे हैं, तो उनको क्या करेंगे 1/2 लिख लेंगे। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, अब b है, b का रेट हम लिखेंगे कैसे है कि b भी इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, और साथ में क्या है 3 लिखा हुआ था, यानी कि इसको कर देंगे हम 1/3। अब b की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया, अब c की कंसंट्रेशन, क्या 3c है, तो क्या 1/3 c की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, अब क्या है d की कंसंट्रेशन, d के नीचे कुछ भी नहीं है, d के साथ कोई मोल नहीं लगा, 1/1 d की कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया, ये क्या रेट ऑफ, जो गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इन द रिएक्शन कितना है हमारे पास 2 मोल पर लीटर है। ठीक हो गया, तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए के लिए कितना था, नेगेटिव साइन हमने लगाया था 1/2, ये चीज़ यानी कि ए के लिए थी ना, तो लिखते हैं यही नीचे 1/2 डी ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक हो गया, कितनी उन्होंने बताई है, 2 बताई है, 2 मोल, -1/2 इसकी कंसंट्रेशन हम पुट कर देते हैं, ये होगी। ठीक हो गया, अब इस 2 ने 2 के साथ कट जाना है, तो बाकी क्या बचा 1। ये जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना ना, ये हमने साथ साइन ऐसे ही नहीं लिखते जाने, इनको हम इग्नोर करेंगे। क्यों, ये क्योंकि ये साइन हमें सिर्फ बता रहे हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो इन साइंस को हम इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया, ये सिर्फ बता रहे हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब बाकी क्या बचा 1, यूनिट लिखते हैं साथ में मोल। अब यूनिट कैसे लिखेंगे कि इन्होंने क्या बताया, लीटर में हमें बताया है, लीटर DM³ के भी इक्वल होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जब जो यूनिट उन्होंने बताया वही यूनिट हमने खुद लिखना है यहाँ पे, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक हो गया, यानी कि ये ओवरऑल जो आ गई क्या 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड के इक्वल आई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे हम 1 मोल लिख सकते हैं ना, लिखते हैं यहाँ पे कि 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, अब सेकंड उन्होंने पूछा है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, यानी कि बी जो है प्रोडक्ट बनाने में कितना यूज हुआ है, वो चीज़ देख हमने, चलें वो भी देखते हैं। इसमें ये बी की कंसंट्रेशन है, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन है, ये क्या, ये भी इक्वल है ना रेट ऑफ रिएक्शन के, ए सी इक्वल थी रेट ऑफ रिएक्शन के, बी भी इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के, सी की जो कंसंट्रेशन है विद द पैसेज वो भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल आती है, डी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल आती है। अभी हम बी का निकालना है ना, तो बी को हम इक्वल रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक हो गया, अब बी क्या है हमारे पास -1/3 बी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। ठीक हो गया, किसके इक्वल आती है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, इक्वल कर देते हैं 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो गया तो इधर आगे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये बता रहा है हमें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो रही है, बस ये शो करता है, वैसे ये नहीं लिखते होते फॉर्मूले में। ठीक है, 1 मोल आ गई, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हमारे पास, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 3 × 1 कितना आ गया 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक हो गया, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना हुआ, ऑफ बी कितना आया 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक हो गया, अब उन्होंने कहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और डी भी निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और डी। पहले सी का निकालते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन की, सी है रेट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, चले लिखते हैं वो भी 1/3 सी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कितनी वैल्यू निकाली है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड के इक्वल हो गया। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 3 × 1 3 आ गया, यानी कि डी की कंसंट्रेशन सी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल आ गई 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गई।
ठीक हो गया। यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना हुआ 3 मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या है कि डी की भी फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो वो भी निकालते कि डी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 1 मोल पर लिक्विड पर सेकंड के। ठीक है, तो ये इक्वल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, करते हैं कि डी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल थी 1 मोल पर लीटर पर सेकंड के। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही, तो क्या है डी की कंसंट्रेशन क्या 1 के ही इक्वल आ गई है। ठीक हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी यानी कि कितना हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी कितना था हमारे पास 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स रेट ऑफ रिएक्शन के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।